नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर। तेल और गैस केवल ईंधन नहीं है बल्कि भू राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीति तीनों का केंद्र है। यह सेक्टर कभी ग्लोबल ट्रेड वार से प्रभावित होता है तो कभी ओपेक के फैसलों से। भारत जैसे देश के लिए जिसकी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर आधारित है, यह और भी अहम हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम ऑयल एंड गैस सेक्टर का पूरा विश्लेषण करेंगे, ग्लोबल डायनेमिक्स से लेकर इंडियन इम्प्लीकेशंस तक। तो आइए शुरू करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तीनों हिस्सों में बटा है। अपस्ट्रीम यानी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। मिड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसे पाइपलाइंस, एलएनजी। डाउन स्ट्रीम रिफाइनिंग और मार्केटिंग जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस। भारत का एनर्जी मिक्स अभी भी 80% से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और राइजिंग इनकम लेवल्स के कारण। तो ग्लोबल डायनेमिक्स कैसा है? डिमांड, सप्लाई एंड जियोपॉलिटिक्स, ऑल दैट। डिमांड की बात करें तो ग्लोबल डिमांड सभी भी स्टेडी है, लेकिन ईवी अडॉप्शन और रिन्यूएबल्स धीरे धीरे प्रेशर बना रहे हैं। ओईसीडी देश में डिमांड स्लो, लेकिन इंडिया और चाइना जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में डिमांड को सस्टेन कर रखा है। सप्लाई की अगर बात देखें तो ओपेक और एलाइज प्रोडक्शन कट करके कीमतें स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। यूएस शेल प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ाकर ओपेक के प्रभाव को चैलेंज करता है। जियोपॉलिटिक्स देखें तो रशिया यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट टेंशन सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं। यूएस और चाइना की ट्रेड पॉलिसीज ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को प्रभावित करती हैं। वहीं टैरिफ ओवरहैंग भी बना हुआ है। हाल ही में यूएस ने 25 फिर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया, जिसका असर ग्लोबल फ्लो पर पड़ा है। वहीं फाइनेंशियल पर्ल्स एंड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ऑफ और इंडियन कंपनीज की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर डिजिटल और रिटेल से भी डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीएसयू जाइंट्स रेगुलेटेड फ्यूल प्राइसिंग से मार्जिन्स पर असर पड़ रहा है। साथ ही ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया को देखें तो अपस्ट्रीम प्लेयर्स क्रूड प्राइस वोलेटिलिटी से डायरेक्ट प्रभावित हो रही हैं। रिसेंट नंबर्स ये बताते हैं कि आईओसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 6,814 करोड़ रहा, सालाना 93% का ग्रोथ। रिलायंस का पैट 26,994 करोड़, 73% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बीपीसीएल सेल्स फ्लैट रहा लेकिन मार्जिन्स बेटर हुए। एचपीसीएल का सेल 3% गिरा लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 141% बढ़ा। तो इन सब में इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया कहाँ है? भारत अपनी 85% क्रूड रिक्वायरमेंट आयात करता है। यह एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रिस्क है। राइजिंग इंपोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट और फिजिकल प्रेशर भी इससे बनते हैं। साथ ही साथ एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला योजना रूरल हाउसहोल्ड तक रिस्क तो बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस भी है, जैसे रिफाइनरी कैपेसिटी 210 एमटी से बढ़ाकर 350 एमटी बाई 2030। तो इन सब चीज़ों के बीच व्हाट आर द रिस्क दैट वी मस्ट मॉनिटर, लाइक ग्लोबल वोलाटिलिटी। क्रूड प्राइसेस $75 से $95 पर बैरल के बीच हिलते हैं। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, सैंक्शंस, ट्रेड वार्स से ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही करेंसी रिस्क भी है। स्ट्रॉन्ग डॉलर, इंडिया का इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है। एनर्जी ट्रांजिशंस, रिन्यूएबल्स और ईवी अडॉप्शन लॉन्ग टर्म डिमांड को धीरे धीरे कम करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में नहीं। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है। फ्यूल सब्सिडीज, जीएसटी चेंजेस, कार्बन टैक्सेस एंड ऑल। और बॉटम लाइन तो ये है कि नियर टर्म आउटलुक की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी, मार्जिन प्रेशर्स में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक जैसे इंफ्रा स्पेंडिंग, राइजिंग डिमांड इन इंडिया और रिफाइनरी कैपेसिटी एक्सपेंशंस, ये इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव्स हैं। इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों को डुअल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। शॉर्ट टर्म शॉक से बचना होगा। कैसे? हेजिंग, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। लॉन्ग टर्म ट्रांजिशंस के लिए जैसे रिन्यूएबल्स, डाइवर्सिफिकेशन के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, यह था ऑयल एंड गैस सेक्टर का पूरा विश्लेषण। एक ऐसा सेक्टर जो कभी स्लिपरी है तो कभी स्ट्रैटेजिक भी है। ग्लोबल स्तर पर यह जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई डिमांड से प्रभावित रहता है। भारत के लिए यह सेक्टर एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन और फिस्कल स्टेबिलिटी तीनों का आधार है। रिस्क जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही बड़ी हैं, खासकर इंफ्रा एक्सपेंशन, रिफाइनरी ग्रोथ
और रिन्यूएबल ट्रांजिशन के बीच। याद रखिए, यह जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। निवेश से जुड़े किसी भी निर्णय के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।